हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिस टॉपिक का बच्चों यहाँ पे नाम होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पर इस टॉपिक को हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बच्चों यहाँ पर हम इसके 3 कंडीशन को देखने वाले हैं, जिसमें बच्चों हम सबसे पहली कंडीशन को देखेंगे जो बच्चों हमारे यहाँ से होता है अक्षीय स्थित, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सियल लाइन। दूसरा बच्चों यहाँ पर हमारी जो कंडीशन होती है उसको बच्चों हम बोलते हैं यहाँ पर निरक्षीय स्थित, इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। और जो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा कंडीशन होता है वो बच्चों हमारा क्या होता है जनरल पॉइंट होता है, या आप इसको जनरल पोजिशन कहते हो, जिसको हिंदी में बच्चों हम कहते हैं व्यापक स्थित या व्यापक बिंदु। तो बच्चों इन्हीं टॉपिक के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग होली को अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट करिए और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से चैनल के साथ बनाए रखिए। तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज के इस क्लास में हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानेंगे कि भैया हमारी अक्षीय स्थिति क्या होती है और निरक्षीय स्थिति क्या होती है, और बच्चों यहाँ पर व्यापक स्थिति क्या होती है। इसी को बच्चों हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, व्यापक बिंदु कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारी आज की हेडिंग होती है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको बच्चों आप दूसरे शब्द में क्या कहते हो इस हेडिंग को, यहाँ पर आप दूसरे शब्द बच्चों बोल सकते हो कि भैया यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव कारण यहाँ पर हम इसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों अनुप्रयोग के आप 3 यहाँ पर कंडीशन देखने वाले हो कि भैया यहाँ पर हम क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव का प्रयोग करके हम किस किस स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि हम 3 जगह पर निकालते हैं। तो मेन जो बच्चों हमारा होता है वो 2 होता है। पहला बच्चों हम अक्षीय पे निकालते हैं, दूसरा कहाँ पे निकालते हैं निरक्षीय पर। और जो बच्चों हमारा तीसरा कंसेप्ट होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चों आप इस फॉर्मूले का जो हमारा तीसरा कंडीशन है उसका यूज करके बच्चों आप किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो, और उस वाले कंडीशन को बच्चों यहाँ पर हम आर और थीटा के नाम से जानते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा तीसरा कंसेप्ट होगा ये काफी इंपॉर्टेंट है, और किसी किसी के बच्चों बोर्ड में यहाँ पर ये सिलेबस होता है और किसी किसी में नहीं होता है। लेकिन बच्चों आपको इसी में यहाँ पर सीख लेना है, क्योंकि जब आप इसके आगे का जो हमारा चैप्टर है जिसमें आप बच्चों यहाँ पे विभव के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर बच्चों आपको इस टॉपिक को फिर से यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर पहले ज्ञान दे रहा हूँ। भैया आर और थीटा वाला केस आप समझ लीजिए। जैसे अगर आप विभव वाला जब चैप्टर यहाँ पे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आएंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लिए कि भैया जो हमारा आज का हेडिंग है उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चों इस टॉपिक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं इसको भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो बच्चों इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से लिखेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बच्चों हमारे यहाँ से हेडिंग होती है। अब बच्चों आप इसके यहाँ पर 3 स्थिति को देखने वाले हो, तो मैं यहाँ पर बच्चों बारी बारी से लिखने वाला हूँ कि पहली स्थिति कौन सी है, और इसके बाद देखेंगे दूसरी स्थिति कौन सी है, और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे तीसरी स्थिति जो बच्चों हमारी आर और थीटा वाली होती है। इसको बच्चों यहाँ पर हम व्यापक रूप कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे पहली कंडीशन। तो नंबर 1 डाल के बच्चों यहाँ से लिखेंगे नंबर 1 बच्चों यहाँ से हमारा हो जाएगा अक्षीय स्थिति। तो यहाँ से हमारी हिंदी में हेडिंग होगी अक्षीय स्थिति, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल लाइन। तो इसको हम यहाँ पर ब्लू मार्कर से लिखेंगे। तो बच्चों इस हेडिंग को इंग्लिश में बोलेंगे एक्सियल लाइन। तो इसको भी आप ब्लू से कर लीजिए। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा सेकंड केस है उसको बच्चों यहाँ पर हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, या बच्चों इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बच्चों आप कहते हो लंबवत स्थिति। तो यहाँ से हम लिख देंगे इसका दूसरा नाम लंबवत
यहाँ से बच्चों लिखेंगे लंबवत स्थिति, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, या बच्चों इसको हम यहाँ पर दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ से बच्चों इसको इंग्लिश में लिखेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो बच्चों इन सभी नामों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे नाम अगर आपको पता रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि बच्चों ये कभी कभी यहाँ पर हिंदी में निरक्षीय स्थित के नाम से आता है, तो कभी कभी बच्चों यही वाला हमारा जो डेरिवेशन होता है वो लंबवत स्थित के नाम से आता है। तो आपको दोनों नामों यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ पर हम तीसरी कंडीशन की। तो तीसरा जो बच्चों हमारा होता है उसे हम बोलेंगे यहाँ पर व्यापक स्थिति। तो यहाँ से तीसरा लास्ट कंडीशन बच्चों लिखेंगे व्यापक स्थित, या बच्चों इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, व्यापक बिंदु भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको या करके लिख देना है व्यापक बिंदु। अब बच्चों इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो वो भी यहाँ से हम लिखेंगे। तो बच्चों इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे जनरल पोजीशन, या करके बच्चों यहाँ से लिखेंगे जनरल पॉइंट। तो यहाँ से हम लिखेंगे जनरल पोजीशन। ओ आर का मतलब बच्चों यहाँ से होता है या, इसी को हिंदी में आप क्या कहते हो, अथवा भी कहते हो। आगे बच्चों यहाँ से लिखेंगे जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट। तो बच्चों ये हमारे हिंदी और इंग्लिश हेडिंग के दोनों में यहाँ पे नाम होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले भैया समझना है कि यहाँ पर हमारी अच्छी स्थिति क्या होती है, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे भैया हमारा जो यहाँ पे निरक्षीय स्थिति होती है, जिसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, लंबवत स्थिति कहते हैं, ये हमारा क्या होता है। उसके बाद बच्चों मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा कि भैया जो हमारा व्यापक स्थिति होती है, या बच्चों इसको हम दूसरे नाम से क्या कहते हैं, व्यापक बिंदु कहते हैं, ये हमारा क्या होता है। तो पहले बच्चों आपको इनको समझने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी और निरक्षीय के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं भैया अच्छे से संबंधित बातचीत हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले अच्छ की चर्चा करेंगे। तो बच्चों आप सभी लोगों ने क्लास 10th की गणित में पढ़ा होगा, जिसमें आप सभी लोगों ने बच्चों यहाँ पर एक अध्याय पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से, जिसको बच्चों हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो बच्चों वहां पर आप सभी लोगों ने अच्छ के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया होगा। अगर नहीं अध्ययन किया है तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि भैया थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, तो समझ लीजिए। अगर आपके हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छे रहेंगे तो पढ़ाई में भैया आपको मजा आएगी और आपको हर एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ आएगा। बच्चों मैं यहाँ पर जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, या भी जो भी आपको टॉपिक यहाँ पर अध्ययन कराने वाला हूँ, वो सभी टॉपिक बच्चों मैं आपको बेसिक से ही उठाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 11th अच्छे से नहीं पढ़े हो तो आपको 12th का जो भी कंसेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। फिर भी मैं यहाँ पर पूरा कोशिश कर रहा हूँ भैया जो आपका सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और आपको हर चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आए। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे भैया कि अच्छा हमारा क्या होता है। तो आपको बच्चों यहाँ से पता होती है कि जो हमारा अच्छा होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक बच्चों यहाँ से हमारा अच्छा क्या होता है, ये बच्चों हमारा होता है एक्स अक्ष, और इसको बच्चों हम यहाँ पर कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। और इधर का जो बच्चों हमारा अक्ष होता है उसे हम धनात्मक कहते हैं। अब बच्चों इधर का जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर एक्स डैश से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल के, और इधर का जो बच्चों हमारा अक्ष होता है वो हमारा कैसे होता है, ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से बच्चों आप यहाँ पर कहते हो कि ये जो हमारा अक्ष होता है इसको बोलते हैं हम वाई अक्ष, और वाई अक्ष बच्चों हमारा ऊपर कैसा होता है, धनात्मक होता है, इसलिए इसको हम वाई से दिखाते हैं। और जो बच्चों इसके नीचे का हमारा अक्ष होता है इसे हम क्या कहते हैं, वाई डैश अक्ष कहते हैं, और ये बच्चों हमारा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी होती है। अब बच्चों यहाँ पर x और जो हमारे y अक्ष हैं ये दोनों आपस में एक बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। तो इस प्रच्छेद बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मूल बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु को बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, O से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर अक्ष के बारे में बेसिक जानकारी होती है। अब बच्चों यहाँ पर हमने ये क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों आप सभी लोगों ने जब वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था तो बच्चों वहां पर मैंने आपको बताया था कि भैया जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है उस पर 2 आवेश होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको रिमाइंड कर देता हूँ। तो भैया आपने सीखा था कि ये हमारा क्या होता है, इस तरीके से एक वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होगा, एक बिंदु होगा, और इस बिंदु को बच्चों हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ए बिंदु कहेंगे। और यहाँ पर बच्चों जो हमारा आवेश होता है वो कैसा होगा, माइनस का क्यू आवेश होगा। और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, एक दूसरा बिंदु होता है, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, बिंदु बी कहेंगे। और यहाँ पर जो बच्चों हमारा आवेश होता है कैसा होता है, धनात्मक का क्यू आवेश होता है। ये बेसिक जानकारी आपको होती है। अब बच्चों आपने सीखा था कि भैया यहाँ पर जो हमारा आवेश है माइनस का क्यू, और यहाँ पर जो हमारा आवेश है प्लस का क्यू, ये कैसा
कैसा होता है, परिमाण में बराबर होता है। अगर परिमाण में बराबर है तो बच्चों इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी और इनकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो आपस में बच्चों क्या होंगी, किसी एक बिंदु पर जा करके मिल जाएंगी। तो बच्चों जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, बिंदु ओ कहते हैं, और इसी बिंदु को बच्चों हम क्या बोलेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। अब बच्चों यहाँ पर जब माइनस की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी और इस पर जा करके मिलेंगी, और इस आवेश प्लस की वजह से बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी और जा करके यहाँ पर बिंदु ओ पर मिलेंगी, तो बच्चों आपको पता है ये हमारा जो माइनस का क्यू आवेश है और ये जो बच्चों हमारा प्लस का क्यू आवेश है, ये आपस में इन दोनों की विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब बिंदु ओ पर मिलेंगी तो बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और शून्य हो जाएगा तो बच्चों हम इस बिंदु को क्या बोलेंगे, मूल बिंदु कहेंगे। तो बच्चों आपने सीखा था कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हमारी दूरी होती है उसको भी हम यहाँ पर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बच्चों हम बात करते हैं कि जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव है इसकी जो टोटल दूरी होती है वो कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, ए से लेकर के बी तक यहाँ पर दूरी निकालोगे, तो ये दूरी बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, आपस में प्लस हो जाएगी। मीन्स अगर यहाँ से ए से लेकर के ओ तक की दूरी एल है तो ओ से लेकर के बी तक की दूरी बच्चों हमारी कितनी जाएगी, एल हो जाएगी। तो इन दोनों एल को आपस में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो बच्चों आपको यहाँ पे टोटल दूरी मिल जाएगी जो हमारा बच्चों यहाँ से 2l हो जाएगा। तो आपको बच्चों यहाँ तक मैंने बताया था कि भैया वैद्युत द्विध्रुव जो हमारा होता है वो यहाँ से बच्चों हमारा क्या होता है, इस पे दो आवेश होते हैं, एक आवेश हमारा माइनस का होता है, दूसरा कैसा होता है, प्लस का होता है, और दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होती है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, अल्प दूरी कहते हैं, और ये दूरी बच्चों हमारी कितनी होती है, 2l होती है। तो बच्चों यहाँ पर आप इसकी कुछ भी दूरी मान सकते हो, यहाँ पर किताब में जनरल तरीके से इस तरीके से यहाँ से मान के चलते हैं, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश किया है और इस तरीके से आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आता है। तो बच्चों यहाँ तक हमारा ये पूरा कंसेप्ट हो गया था वैद्युत द्विध्रुव का। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करेंगे जो इसका फार्मूला होता है। तो बच्चों जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है उसको बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पी से प्रदर्शित करते हैं, और ये जो बच्चों हमारा पी होता है इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसका फार्मूला बच्चों हमारा क्या होता है कि यहाँ पर दो आवेश हैं, तो इन दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश बच्चों यहाँ से हम लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चों हम प्लस का आवेश ले लेंगे और इनको हम क्या करेंगे, इसके अल्प दूरी से आपस में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर जो हमारा फार्मूला बनेगा ये बच्चों हमारा क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है। तो बच्चों इस फॉर्मूले का इसके हर एक डेरिवेशन में काफी ज्यादा यूज होने वाला है, तो आपको इसको नोट कर लेना है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, अदिश रूप का फार्मूला होता है, क्योंकि हमारा आपको पता है कि जो हमारे यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव है ये बच्चों हमारा क्या है, एक सदिश राशि है, तो इसमें जो बच्चों हमारा फार्मूला होगा वो वेक्टर रूप में होता है। वेक्टर रूप में बच्चों हम क्या कहते हैं, सिर्फ पी के ऊपर एक वेक्टर लगाते हैं, तो बच्चों ये जो हमारा फार्मूला होगा वेक्टर रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों आपको यहाँ तक कंसेप्ट मैंने बताया था। अब बच्चों आप जनरली देखते हैं किताब में क्या होता है, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। आपको पता है कि यहाँ से एक लाइन इस तरीके से जाती है, और बच्चों यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा इसको पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे मोटा कर देते हैं, यहाँ पर मतलब मीन्स इस तरीके से गोला बना देंगे, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, गोला बना देंगे, और इसको बच्चों आपस में क्या करेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही से बनाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको जब यहाँ पर मिलाएंगे तो बच्चों ये जो हमारा बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यहाँ पर जो बच्चों हमारा पॉइंट होता है उस पॉइंट को हम यहाँ पर ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव बनता है। तो यहाँ पर आपको हर एक चीज वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अब बच्चों यहाँ पर हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले थे अक्षीय और निरक्षीय की बात, और यहाँ पर साथ बच्चों हम व्यापक स्थिति की बात करने वाले थे। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर ये जो हमारा पॉइंट है ओ, ये बच्चों हमारा क्या है, मूल बिंदु है इस वैद्युत द्विध्रुव का, तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को उठा करके इस अक्ष पर रख देंगे। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा मूल बिंदु है इस आवेश को, मीन्स यहाँ पे जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा प्लस का क्यू आवेश है, ये क्या करेंगे, हम माइनस वाला आवेश माइनस की तरफ रखेंगे और प्लस वाला आवेश प्लस की तरफ रखेंगे। तो बच्चों आपको पता है कि इस वाली स्थिति को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अक्षीय स्थिति कहेंगे। आपको ध्यान रखना है कि भैया जो हमारा एक्स डैश और यहाँ पर एक्स है इसको हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे कि इस अक्ष को बच्चों हम क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति कहेंगे। फिजिक्स में आपको ये सारी चीजें यहाँ पे अच्छे से समझना है। इसको बोलते हैं बच्चों हम अक्षीय स्थिति। और इसके बाद जो आपको समझना है कि जो हमारा y और y डैश है इसको हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, जिसको बच्चों आप यहाँ पर कहते हैं लंबवत स्थिति। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे, इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो बच्चों यहाँ पर ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अब भैया बात करेंगे अगर हम आर और थीटा वाला केस, यही बच्चों जो हमारा होता है व्यापक स्थिति, इसी को हम क्या कहते हैं, आर और थीटा का केस कहते हैं। अब बच्चों आर हमारा क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी होती है, और थीटा बच्चों हमारा क्या होता है, जो एक्स अक्ष के सापेक्ष में कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बच्चों थीटा कहते हैं। तो ये वाला केस अभी आपको समझाने वाले हैं। तो बच्चों इतना आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि भैया जो हमारा एक्स डैश और एक्स होता है इसे हम क्या कहते हैं, अक्षीय स्थिति कहते हैं, और जो बच्चों यहाँ से हमारा वाई और वाई डैश होता है इसे हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। ये दोनों कंसेप्ट आपको समझ आया
समझा होगा। अब बच्चों यहाँ से हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इस वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों हम इस अक्ष पर किस तरीके से रखते हैं। तो बच्चों जो इसका मूल बिंदु है, यही मूल बिंदु आपको उठा करके इस पॉइंट ओ पर रखना है, तो यहाँ पर आपका वैद्युत द्विध्रुव जनरेट हो जाएगा। अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आपको जानकारी और देना चाहता हूँ कि भैया जब हम यहाँ पर आवेश लेते हैं तो हमेशा आपको क्या करना है, अक्ष के सापेक्ष यहाँ पर आपको आवेश लेना होता है। आपको पता है भैया कि जो हमारा ओ है और यहाँ पर एक्स डैश है, इधर की ओर जितने भी हमारे पॉइंट होते हैं सब कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, और इधर की ओर कैसा होता है बच्चों, यहाँ पे धनात्मक होता है। तो आप यहाँ पर प्रदर्शित कर सकते हैं कि भैया जो हमारा इधर की ओर का अक्ष होता है ये कैसा है, धनात्मक है। तो यहाँ पर आप इसको पॉजिटिव से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इधर का वह जो बच्चों हमारे यहाँ पे अक्ष होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, जिसको बच्चों यहाँ पे हम निगेटिव से इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। और इसी प्रकार से बच्चों क्या होता है, जो हमारा ऊपर का वाई डैश होता है कैसा होता है, धनात्मक होता है, तो इसको हम प्लस भी से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब बच्चों हो गया यहाँ पर पॉजिटिव, जिसको हिंदी में आप कहते हो धनात्मक। उसी प्रकार से बच्चों जो हमारा नीचे का यहाँ पर वाई डैश होता है कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, इसको हम यहाँ पर निगेटिव भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये चीजें समझ आती हैं और हर एक चीज आपको यहाँ पे समझ आएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को उठा करके यहाँ पर रख देंगे इस अक्ष पर। मीन्स कहाँ पे रखेंगे बच्चों, हम इसको एक्स और एक्स डैश पर इस वैद्युत द्विध्रुव को यहाँ पे रखेंगे। तो बच्चों जब हम इसको रखेंगे तो ये जो हमारा पॉइंट ओ है बच्चों यहाँ पर हमारा बीच में आ जाएगा। तो इस पॉइंट को बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेड मार्कर से यहाँ पे दिखाते हैं, जिससे आपको पता चले कि जो हमारा पॉइंट है वो बच्चों किसका है, वैद्युत द्विध्रुव का है। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट मानेंगे और इस पॉइंट को बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए से प्रदर्शित करते हैं। और इधर की ओर बच्चों हम एक दूसरा पॉइंट मानेंगे, जिसको बच्चों यहाँ पे हम बी से प्रदर्शित करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव इस तरीके से बनाएंगे। तो बच्चों हमने मान लिया कि यहाँ पर हमारा क्या है, एक पॉइंट ए है, और इसको हम क्या करते हैं बच्चों, आपस में यहाँ से इस तरीके से मिलाएंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। अब बच्चों वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए आपको पता है कि इधर की ओर जो हमारा अक्ष होता है एक्स डैश, ये कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो इधर की ओर जो भी बच्चों हमारा आवेश होगा वो कैसा होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर हम बच्चों क्या करेंगे, माइनस के क्यू से प्रदर्शित करेंगे इस आवेश को। और इधर की ओर जो बच्चों हमारे यहाँ पे आवेश होता है ये हमारा कैसा होगा, प्लस का होगा, क्योंकि आपको पता है कि इधर की ओर जो हमारा अक्ष होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो बच्चों इधर की ओर जो हम आवेश लेंगे वो कैसा लेंगे, यहाँ पर प्लस का आवेश लेंगे। इसलिए बच्चों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि भैया ये जो हमने आवेश माइनस का लिया ये क्यों लिया है, और यहाँ पर जो हमने आवेश प्लस का लिया क्यों लिया, ये आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझ आएगा कि भैया इधर की ओर जो हमारा अक्ष होता है कैसा होता है, धनात्मक होता है। इसलिए बच्चों हम क्या करेंगे, बिंदु बी पर हमेशा प्लस का आवेश लेंगे और बिंदु ए पर बच्चों क्या करेंगे, माइनस का क्यू आवेश लेंगे। तो बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा, क्योंकि बच्चों ये सारी चीजें आपको किताब में नहीं बताई जाती हैं। किताब में सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट समझाता है कि भैया इधर की ओर जो हमारा आवेश होगा माइनस का होगा और इधर की ओर कैसा होगा, प्लस का होगा। अब बच्चों आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आएगा कि भैया किताब में ऐसा क्यों करते हैं कि इधर की ओर प्लस लेते हैं और इधर की ओर माइनस लेते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो हमारा अक्ष होता है इधर की ओर प्लस होता है, इधर की ओर माइनस होता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे उधर की ओर बच्चों हमारा पॉइंट जो ए है ये हमारा कैसा होगा, यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश होगा, और जो हमारा पॉइंट बी है यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा ये प्लस का होगा। अब बच्चों ये सारे कंसेप्ट आपको समझ आएंगे, इसलिए बच्चों यहाँ पर मैंने इसको पॉइंट ओ को यहाँ पर मूल बिंदु कहा था कि भैया मूल बिंदु अगर आप यहाँ पर जान जाओगे तो आपको पता होगी कि इधर की ओर जब चलेंगे तो जो भी हमारा पॉइंट मिलेगा वो धनात्मक होगा। मीन्स इधर की ओर जितने भी हमारे आवेश होंगे सब कैसे होंगे, प्लस के होंगे, और इधर के ओर जो हमारे पॉइंट होंगे सब कैसे होंगे, माइनस के होंगे। तो बच्चों अब आप यहाँ पर जब फॉर्मूला निकालेंगे अच्छे का, तो बच्चों यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी। अगर आप इधर की ओर बच्चों यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर जब यहाँ पर अच्छे का फॉर्मूला निकालेंगे तो बच्चों आपको प्लस में मिलेगा। अगर आप इधर से इधर की तरफ निकालेंगे तो आपको माइनस में मिलेगा। उसी प्रकार से बच्चों क्या होगा, जब हम वाई से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा निरक्षीय स्थिति का बच्चों कैसा होगा, यहाँ पर प्लस का होगा। और जब नीचे की ओर चलेंगे बच्चों यहाँ से तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा निरक्षीय का बच्चों कैसा होगा, माइनस का होगा। तो बच्चों ये चीजें आपको समझना है। अब आपकी यहाँ पर इच्छा होगी भैया आप इधर की ओर निकालना चाहेंगे कि इधर की ओर निकालना चाहेंगे। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब भी बच्चों हमें किसी चीज का जनरल रूप निकालना होता है तो हमें उसको हमेशा प्लस में मान के चलना होता है। तो बच्चों हमेशा हम प्लस के में हर चीज को मान के चलेंगे और यहाँ पर हर एक चीज का फॉर्मूला निकालेंगे। तो बच्चों ये चीज यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ में समझ आएगा। अब बच्चों आपने समझ लिया कि ये जो हमारा अक्ष होता है एक्स डैश, और बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होता है एक्स होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, अक्षीय स्थिति कहेंगे, जिसको बच्चों इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन कहते हैं। और बच्चों अगर हम बात करेंगे निरक्षीय की, तो जो हमारा वाई और वाई डैश होता है इसे बच्चों हम क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति कहेंगे, जिसको बच्चों आप दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, लंबवत स्थिति कहते हो। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, या बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। यहाँ पर ये सारा कंसेप्ट आपको समझ आएगा। अब बच्चों हम यहाँ पे समझते हैं भैया व्यापक स्थिति क्या होता है, जिसको बच्चों दूसरे शब्द में क्या कहते हैं, व्यापक बिंदु कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या मानेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको नीले मार्कर से आपको दिखाना चाहते हैं। तो भैया यहाँ पर हमने जो पॉइंट माना, पॉइंट हमारा क्या है, मूल बिंदु है, जिसको हम ओ से प्रदर्शित किए हैं। अब बच्चों इन दोनों के बीच में मीन्स एक्स और वाई के बीच में एक हम पॉइंट मानेंगे। उस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम कोई पॉइंट मानते हैं जिसको हमने बोला भैया यहाँ पे पी पॉइंट है। अब पी पॉइंट जो बच्चों हमारा होता है मूल बिंदु से कुछ दूरी पर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। तो बच्चों ये जो हमारी दूरी होगी ओ से लेकर के पी तक की, ये दूरी बच्चों हमारी क्या होगी, आर होगी। तो इस दूरी को बच्चों यहाँ पे हम आर से प्रदर्शित करेंगे।
और बच्चों ये जो हमारा ओपी है मीन्स जो हमारी ये दूरी है बच्चों आर, ये जो हमारा अक्ष है एक्स अक्ष, ये इसके साथ में कितने डिग्री का कोण बना रहा है। तो बच्चों ये जो यहाँ पर कोण बनेगा एक्स अक्ष के साथ में, उसको हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। अब बच्चों आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि जो हमारा ये पॉइंट पी है ये वाई और एक्स के बीच में है, तो यहाँ पर जो हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वो कितनी होगी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा केस होगा ये काफी इंपॉर्टेंट केस होता है, क्योंकि बच्चों आप इस फॉर्मूले से जो हमारा आर और थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूले से बच्चों आप यहाँ पर एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है मीन्स अच्छी का जो हमारा फॉर्मूला होता है इसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसी कंडीशन में बच्चों आप क्या करेंगे, जो हमारा निरक्षय का फॉर्मूला होता है इसको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों जब आप अच्छे की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा थीटा का मान होगा वो बच्चों कितना होगा, 0 होगा। और जब निरक्षय की बात करेंगे तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इनके बीच में बच्चों हमारा जो कोण होता है वाई और एक्स के बीच में वो कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पर जो थीटा का मान होगा 90 होगा। तो जब आप थीटा 90 रखेंगे तो वाई एच का फॉर्मूला मिलेगा, और जब बच्चों आप थीटा का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो आपको अच्छे का सूत्र मिल जाएगा। तो बच्चों इसलिए मैंने कहा आर और थीटा वाला केस काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे बच्चों आप दोनों फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको हर एक कंसेप्ट समझ आएगा, तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं थोड़े से और जानकारी के बारे में। भैया जो हमारे यहाँ पर ये अक्ष बनता है आवेश के बीच में, ये किस तरीके से बनता है इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। उसके बाद बच्चों आज की टॉपिक हम यहीं पर एंड करेंगे, उसके बाद मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में बच्चों हम यहाँ पर इन सभी चीजों का डेरिवेशन करने वाले हैं कि भैया अच्छे का सूत्र क्या होता है, निरक्षय का सूत्र क्या होता है, और आर और थीटा का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों के बारे में बताते हैं भैया कि अच्छे का सूत्र क्या होगा और निरक्षय का सूत्र क्या होगा और कौन सा डेरिवेशन करने वाले। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पे थोड़ी सी जगह करते हैं, और जगह करने के बाद बच्चों आपको थोड़ा सा और ज्ञान देते हैं, जो बच्चों इसके बाद आगे के जो हम टॉपिक यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं अच्छे का, निरक्षय का और व्यापक का, बच्चों उसमें इन सभी चीज़ों का कंसेप्ट का यूज होने वाला है। इसीलिए मैं आप सभी लोगों को ये सारे कंसेप्ट एक अलग से वीडियो में बना करके आपको बता रहा हूँ कि भैया अगर ये कंसेप्ट आपको याद रहेंगे तो इसके बाद आप जो भी यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं या आप बच्चों जो भी अध्याय पढ़ने वाले हैं वो सभी अध्याय आपके हाथ में रहेंगे और आपको हर एक चीज़ यहाँ पर समझ आएगी। क्योंकि बच्चों ये जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है ये आपको किताब में कहीं पर नहीं मिलने वाला है, और ना ही आपको कोई ऑफलाइन का ये सारी चीजें बताने वाला है। तो बच्चों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आप सभी लोगों को हर एक कंसेप्ट बेसिक के साथ पढ़ाने वाला हूं और हर एक ज्ञान अच्छी तरीके से देने वाला हूं। क्योंकि बच्चों अगर आप इंटर का सिलेबस अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो चाहे बच्चों आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बच्चों आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एक चीज यहाँ पर समझ आएंगी। और जो भी आप यहाँ पर चीजों को तैयार कर रहे हो या आप जो भी चीजों के बारे में आगे अध्ययन करने वाले हो वो सारी चीज बच्चों आपको बेसिक से मजबूत रहेंगी। तो बच्चों यहाँ पर जो मैं अपने चैनल पर आगे की वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ बच्चों, मेरी यहाँ पर पूरी यही गारंटी है कि मैं आगे आने वाले जो भी हमारे यहाँ पर लाइफ में प्रोसीजर रहेंगे उसमें बच्चों मैं इसी चैनल पर आप सभी लोगों को भैया यहाँ पर बीएससी की क्लास प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो भैया अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके बारे में और जानकारी देने वाले हैं, तो यहाँ से थोड़ा जगह करते हैं क्योंकि बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर स्मार्ट हो और स्क्रीनशॉट या आप इसको नोट कर लियोगे। तो भैया जगह करते हैं और इसके बाद आपको थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा पहला नोट पॉइंट होता है, तो यहाँ बच्चों हम लिखेंगे नोट 1 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से हम बात करते हैं अच्छे स्थिति की, अच्छी स्थित। अब बच्चों आपको पता है अच्छी स्थिति को हम क्या करते हैं एक्स और एक्स डैश से यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से हेडिंग करके लिख लेना है। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया अच्छी स्थिति में आपको कौन सी यहाँ पर एडवांस जानकारी देने वाला हूँ। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई दो बिंदु यहाँ से मान लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक बिंदु माना, इस बिंदु का नाम बच्चों यहाँ से ए हो जाएगा। अब यहीं से बच्चों हम क्या करते हैं कुछ दूरी पर एक दूसरा बिंदु मानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने बिंदु बी मान लिया, और यहाँ पर जो बच्चों हमारा बिंदु ए है इस पर हम एक आवेश मानेंगे जो बच्चों हमारा कैसा हो जाएगा माइनस का क्यू आवेश होगा। और बिंदु बी पर बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर एक आवेश मानेंगे जो बच्चों हमारा कैसा होगा यहाँ पर प्लस का क्यू आवेश होगा। अब बच्चों यहाँ पे जो हमारा माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों से क्या होगा वैद्युत क्षेत्र बनेगा। अब बच्चों आप यहाँ पर जो कंडीशन पढ़ने जा रहे हो या जो बच्चों आप यहाँ पर स्थित पढ़ने जा रहे हो उस स्थिति का नाम है अच्छी स्थिति। तो बच्चों यहाँ पर आपको सभी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी इनको छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ अच्छी स्थिति की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो अच्छी स्थिति का आपको विद्युत क्षेत्र लेना है। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पर आवेश है माइनस का क्यू आवेश और जो बच्चों यहाँ से हमारा क्या है प्लस का क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों से एक वैद्युत क्षेत्र पास होगा, या आप कह सकते हो इन दोनों आवेशों से बच्चों हमारा क्या होगा एक वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा। उसी वैद्युत क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं अच्छी स्थिति कहते हैं। अब बच्चों आपको समझना है कि जो हमारा यहाँ पर आवेश है माइनस का क्यू आवेश और प्लस का क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों से अच्छी स्थिति पर किस तरीके से वैद्युत क्षेत्र गुजरता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। तो बच्चों आपको समझना है कि यहाँ से हमारा क्या होगा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर गुजरेगा, जो बच्चों माइनस आवेश और प्लस आवेश से यहाँ पे गुजरता हुआ इस तरीके से यहाँ पे निकल जाएगा। तो बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं अच्छी स्थिति कहते हैं। तो बच्चों आपको
यहाँ पे लिख लेना है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अच्छी स्थिति कहते हैं। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर जानकारी समझ आएगी। भैया अच्छी स्थिति हमारा कब होता है, कि जब हमारा क्या हो बच्चों, यहाँ पर बिंदु ए पर एक आवेश कैसा हो, माइनस का हो, दूसरे बिंदु पर बच्चों हमारा आवेश कैसा हो, प्लस का हो। तो उन दोनों आवेशों बच्चों हमारा जो विद्युत क्षेत्र बनता है, वो विद्युत क्षेत्र बच्चों क्या होता है, इन दोनों आवेशों से गुजरता हुआ चला जाता है। इसी वैद्युत क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, अच्छे स्थिति कहते हैं। तो बच्चों ये जानकारी आपको समझ आई होगी। अब बच्चों आपको थोड़ा सा यहाँ पे और समझना है कि अगर हम इन दोनों आवेशों के जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट मानते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हमने एक पॉइंट माना है, यहाँ पर जो पॉइंट माना है उस पॉइंट का नाम है पी। तो इन दोनों आवेशों के कारण इस पॉइंट पी पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पर गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं कि इस पॉइंट पी पर कितना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला बताने वाले हैं। इसका जो निगमन होगा इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों इस पॉइंट पी पर अगर हम इन दोनों आवेशों का यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे, तो बच्चों इसका जो हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, वो बच्चों यहाँ से हो जाएगा हमारा E इज इक्वल टू के क्यू, या बच्चों यहाँ पे आप बोलेंगे E इज इक्वल टू KP अपान आर क्यूब, और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या होता है, 2 से गुणा होता है। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होगा, ये बच्चों हमारा क्या होता है, अच्छी स्थिति का फॉर्मूला होता है। अगर हम बच्चों यहाँ पर माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बच्चों यहाँ पर पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करना चाहते हैं, तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ से होता है E इज इक्वल टू 2KP अपान आर क्यूब। अब बच्चों आप देखते हैं कि बुक में जनरली इसको EA से प्रदर्शित करते हैं। ए का मतलब बच्चों क्या होता है, एक्सियल लाइन होता है, जैसा कि बच्चों यहाँ पर हेडिंग में लिखा गया है। अच्छी स्थिति को बच्चों हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक्सियल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा अच्छी स्थिति होता है बच्चों, उसको हम क्या करते हैं, EA से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है वो 2KP अपान आर क्यूब होता है। अब बच्चों अगर आप इधर की ओर निकाल रहे हैं यहाँ पर पी पॉइंट पर, तो बच्चों जो आपको यहाँ पे फॉर्मूला मिलेगा अच्छी स्थिति का, वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर बच्चों आप यही वाला पॉइंट यहाँ पर पी वाला पॉइंट इधर के साइड में लेते हैं, तो इस पॉइंट को बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर पी डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों यही जो हमारा अच्छी स्थिति का फॉर्मूला होगा वो कैसा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो बच्चों आपको समझना है, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस में दोनों में होता है। अगर हम इधर की ओर पी पॉइंट पर यहाँ पर निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला बच्चों हमारा कैसा होगा, प्लस में होगा। अगर हम बच्चों यही पी पॉइंट क्या करेंगे, इधर की ओर लेंगे, मीन्स माइनस आवेश की तरफ लेंगे, तो बच्चों हमारा कैसा होगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो बच्चों ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं अच्छी स्थिति का सूत्र। अगर आप बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो अच्छी स्थिति पर किसी भी पॉइंट पर आप वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर ये पी पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता है, या बच्चों आप कह सकते हैं ये पी पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या बच्चों ये पी पॉइंट हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से आप अच्छी स्थिति पर, चाहे आप इधर लीजिए चाहे आप इधर लीजिए, कहीं पर अगर आप निकालेंगे तो इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज होगा। और इसी फॉर्मूले बच्चों आप क्या करोगे, अच्छी स्थिति के हर एक पॉइंट पर आप वैद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति की। तो यहाँ पे बच्चों हम हेडिंग लगाएंगे निरक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे लिखेंगे नोट नंबर 2। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा नोट 2, और यहाँ पे हम लिखेंगे निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। अब बच्चों आपको पता है कि निरक्षीय स्थिति को हम क्या करते हैं, y और y डैश से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा y और y डैश। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे आप बता सकते हो कि इधर की ओर जो हमारा अक्ष होगा वो कौन सा होगा, x डैश होगा। तो इधर की ओर बच्चों हमारा कौन सा हो जाएगा, x अक्ष होगा, क्योंकि आपको पता है इधर की ओर जो हमारा x अक्ष होता है कैसा होता है, धनात्मक होता है। इधर की ओर जो बच्चों हमारा यहाँ पर x डैश अक्ष होता है कैसा होता है, माइनस का होता है। इसलिए बच्चों यहाँ पर हमने जो आवेश लिया वो माइनस का क्यू आवेश लिया है। इसलिए यहाँ पर बच्चों हमने आवेश लिया कैसा लिया, प्लस का क्यू आवेश लिया। अब इन दोनों आवेशों के साथ अगर आपने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होगा पी पॉइंट पर, तो बच्चों आपका ये हो जाएगा EA बराबर प्लस माइनस 2KP अपान आर क्यूब। अगर बच्चों हम इधर की ओर पॉइंट पे निकालेंगे प्लस आएगा, इधर की ओर निकालेंगे तो माइनस का आएगा। तो बच्चों इसलिए अभी हमने प्लस माइनस में करके आंसर को लिख दिया है। अब बच्चों इसका यहाँ पर निगमन हम अगले आने वाले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करने वाले हैं, अच्छे और निरक्षीय के बारे में। तो अब बच्चों यहाँ से हम समझते हैं निरक्षीय स्थिति का। तो बच्चों निरक्षीय स्थिति को समझने के लिए आपको जैसे यहाँ पर आपने फिगर बनाया, सेम फिगर बच्चों यहाँ पर आपको बनाना है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसी प्रकार से एक यहाँ पर बिंदु लेंगे, और इस बिंदु का बच्चों यहाँ पे नाम हो जाएगा A, और यहाँ पर जो बच्चों हमारा आवेश होगा वो माइनस का क्यू आवेश होगा। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक दूसरा बिंदु होगा, इस बिंदु को हम बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, B से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा क्या होगा, प्लस का क्यू आवेश होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को कुछ दूरी पर रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने मान लिया कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी होगी कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2L हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों आवेशों के बीच की जो हमारी दूरी है वो 2L है। अब बच्चों यहाँ पर जो आप केस पढ़ रहे हो उसका नाम क्या है, निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति बच्चों आप क्या करते हो, y और y डैश से प्रदर्शित करते हो। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होगा वो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के बीचों बीच से जाएगा, मीन्स इन दोनों के बीचों बीच से इस तरीके से लंबवत में गुजर जाएगा। उसी को बच्चों हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो बच्चों अब आपको समझना है कि भैया निरक्षीय से हमारा क्या होगा, निरक्षीय स्थिति का मतलब बच्चों यहाँ से होता है कि जो हमारा यहाँ पे माइनस का क्यू आवेश है और यहाँ पर जो बच्चों हमारा प्लस का क्यू आवेश है, इन दोनों आवेशों के बच्चों हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से हमारा वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से गुजरेगा। तो बच्चों इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो जो हमारा यहाँ पर कैसा होगा, इन दोनों पर आपस में लंबवत होगा। मीन्स जो हमारा आवेश रखा गया माइनस का क्यू आवेश और यहाँ पर बच्चों हमारा कैसा है, प्लस का क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच की हमारी दूरी होती है और जो बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र गुजरता है इन दोनों के बीच में जो हमारा कोण बनता है कितना है, 90 अंश का है। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, लंबवत वाला केस हो जाएगा, जिसको बच्चों
बोलते हैं निरक्षीय स्थित। अब बच्चों इसी को आप क्या कहते हो, y और y डैश कहते हो। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे। तो बच्चों आपको पता है ऊपर की ओर जो हम पॉइंट लेंगे हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। नीचे की ओर जो बच्चों हमारा पॉइंट होगा कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। मीन्स इधर की ओर जो हम यहाँ पे फॉर्मूला निकालेंगे निरक्षीय का, कैसा आएगा, माइनस में आएगा। और ऊपर के जो हम बच्चों यहाँ पे पॉइंट लेंगे हमारा कैसा होगा, पी पॉइंट होगा। और वहां पर जो आपको निरक्षीय का फॉर्मूला मिलेगा कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो जैसे बच्चों यहाँ पर आपको प्लस माइनस में फॉर्मूला मिला था, वैसे बच्चों यहाँ पर भी आपको प्लस और माइनस में फॉर्मूला मिलेगा। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमने कोई पॉइंट मान रखा है, इस पॉइंट का नाम यहाँ पर पी है। तो इस माइनस आवेश की वजह से इस पॉइंट पर कितना यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, और इस प्लस आवेश की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो बच्चों आपको पता है कि हम क्या करेंगे, माइनस आवेश और यहाँ पर जो हमारा प्लस का आवेश है, इन दोनों आवेशों के जो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र बन रहा है उन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। और जोड़ने के बाद बच्चों यहाँ पे हम बताएंगे कि जो हमारा निरक्षीय का यहाँ पर बच्चों सूत्र होता है वो बच्चों हमारा कितना होता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ बच्चों यहाँ से आपको 2 हटा देना है, और जो फॉर्मूला बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से निरक्षीय का सूत्र हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से निरक्षीय का जो आपका सूत्र निकल के आएगा बच्चों हमारा हो जाएगा Kp/r³। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है निरक्षीय स्थिति का। और बच्चों इस फॉर्मूले को यहाँ पर हम ई परपेंडिकुलर से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों आपको पता है ये लंबवत का साइन होता है, इसी को बच्चों क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो बच्चों इन दोनों टॉपिकों के बारे में आप सभी लोगों को अच्छी प्रकार से यहाँ पे जानकारी हो गई होगी। भैया निरक्षीय स्थिति में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो किस प्रकार से गुजरता है, और बच्चों अच्छी स्थिति में जो हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है वो किस प्रकार से गुजरता है। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा आवेश होता है क्या होता है, कुछ दूरी पर रखा जाता है, जिस दूरी को बच्चों क्या करते हैं 2L मानते हैं। अब आपको जानकारी होती है कि ये जो हमारी दूरी होती है बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो बच्चों ये सारी जानकारी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। जब बच्चों हम इसका डेरिवेशन यहाँ पर अध्ययन करेंगे तो आपको बताएंगे भैया इसके निगमन में हम किस तरीके से इन दोनों दूरी को यहाँ पर मानने वाले हैं, और किस तरीके बच्चों हम पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करने वाले हैं, और किस तरीके बच्चों हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो लेक्चर के साथ में। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।